सर हृदय हाँ जी 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 सर जी हाँ हाँ जी 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 नमस्कार, स्वागत है सभी का शोध प्रस्ताव लेखन एवं उपकरण निर्माण कार्यशाला के इस तृतीय सत्र में आज के हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पदस्थ प्रोफेसर गायत्री मुरली कृष्णन सर। हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे इस सत्र में हमारे बीच इस पूरी कार्यशाला के आदरणीय समन्वयक प्रोफेसर श्री गोविंद पांडे सर, प्रोफेसर नीला तिवारी सर, सह समन्वयक डॉक्टर रजनी बीजी मैडम, डॉक्टर अनूप कुमार पांडे सर एवं हमारे विभाग के सभी सम्मानीय प्राध्यापकगण, हम सभी का स्वागत करते हैं। इस सत्र में उपस्थित हमारे आदरणीय विषय विशेषज्ञ महोदय के स्वागत के लिए मैं हमारे विभाग के सह आचार्य प्रोफेसर RL नारायण सिम्हा सर से निवेदन करूंगा कि वह वाचिक स्वागत करें। सर्वेभ्यः नमः। वागर्थाव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अहं चिन्तितवान् स्वागतभाषणस्य कृते मम आदेशः अभवत्। अहं चिन्तितवान् सर्वेषां स्वागतं करणीयमिति, परन्तु अस्माकं नागेश वर्मा महोदयः स्वागतं कृतवन्तः, परम् अहम् अस्माकं विषयविशेषज्ञाः आचार्य गायत्री मुरलीकृष्ण इति आगच्छति मम, परन्तु आचार्य गायत्री मुरलीकृष्ण महोदयानां स्वागतं करोमि। यतोहि अहं तान् 15 वर्षात् जानामि। ते युवाचार्याः, अनन्तरं फार्मल्ली बहवः जानन्ति ते आचार्याः इति, अनन्तरं उपनिदेशकाः प्रशासनविभागे इति, परन्तु यथा गोस्ट् रैटर् भवति इत्युक्ते मूवी मध्ये एकः रैटर् भवति, अनन्तरम् इत्युक्ते कथा लेखकः एकः भवति, परन्तु गोस्ट् रैटर् एकः भवति, सः विलिख्य ददाति एषः अहं लिखितवान् इति वदति। तादृशरीत्या बहु शोधकार्येषु बहु शोधप्रबन्धेषु एते गोस्ट् गैड् आसन्। बहु ममापि बहु साहाय्यं कृतवन्तः। तादृशरीत्या एते यदा छात्राः आसन् तदानीमारभ्य बहूनां साहाय्यं कृतवान्। अनन्तरम् अस्माकं भाग्यम् एते अत्र विराजिताः सन्ति। अनन्तरम् अहं बहु समयः न स्वीकरोमि। अहं सर्वेषां स्वागतम् अभवत्। तदर्थम् आचार्य गायत्री रावूर् गायत्री मुरलीकृष्ण महोदयान् सश्रद्धं निवेदयामि यत् तेषां वाचनम् अत्र उपस्थापयन्तु कृपया इति। सर अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, मम वॉइस ऑडिबल है सर? आगच्छति श्रीमन्, आगच्छति। अस्तु 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 सर। पवर् पायिण्ट् प्रेजेण्टेशन् द्वारा अहं करोमि। सर मह्यं किञ्चित् कृपया एतद् वदन्तु, कीदृशछात्राः अत्र सन्ति, ते कथं तेषां सामर्थ्यम् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् तदनुगुणम् अहं एतद् करिष्यामि। अत्र शिक्षाचार्य प्रथमवर्षस्य द्वितीयवर्षस्य च छात्राः विशिष्टतया सन्ति। तेषां लाभाय एवं अस्माकम् अध्यापकाः अपि सन्ति, तेषां लाभाय स्यात् इति अस्माकम् आशयः। द्वितीयवर्षीयाणां लघुशोधप्रबन्धस्य विषयः सुनिश्चितः। तत्र सिनाप्सिस् निर्माणं प्रक्रिया चलति। तदर्थं केचन स्टैण्डर्डैज्ड् टूल् यूस् करिष्यन्ति, केचन स्वस्य टूल् इति निर्मास्यन्ति अपि। अतः तथा प्रथमवर्षीयाणां प्रथमम् अध्ययनं तथा। अस्तु अस्तु। सर्वप्रथमम् अहं परिसरनिदेशकेभ्यः, भानुमूर्तिवर्येभ्यः, आचार्येभ्यः, भानुमूर्तिवर्येभ्यः अहं धन्यवादान् वितनोमि।
एतादृश सुअवसरः तैः प्रदत्तः अस्ति इति। पश्चात् विभागाध्यक्षाः एवमेव च आचार्याः गोविन्दपाण्डे महाभागाः अत्रैव विराजन्ते। आचार्याः नीला तिवारी महाभागाः सम्पूर्णसंयोजने विराजमानाः सन्ति। मम मित्रमणयः, अनन्तरं अन्ये च अशोक कुमार खचवा महाभागाः आचार्याः, ते तु अस्माकं ज्येष्ठाः एव, साक्षात् अग्रजाः भ्रातृतुल्याः सन्ति। एवं डॉक्टर नारायण सिन्हा महाभागाः, एतेषां विषये तु ते स्वयं यदुक्तवन्तः तत् सत्यमस्ति। आवाम् एकस्मिन्नेव प्रकोष्ठे रूम्मेट्स् रूपेण स्थित्वा कार्यं कृतवन्तः। तादृश मित्रता आवयोः विद्यते। अन्ये च सर्वेपि अस्माकम् अध्यापकाः, प्राध्यापकाः, बान्धवः अत्र विराजमानः, सर्वेषाम् अस्माकं मैत्रीभावः तथा अस्ति। छात्राणां कृते एतद् अवश्यमहं सूचयिष्यामि। अस्माकं सर्वेषाम् अध्यापकानां मध्ये यद्यपि वयं एतादृशं पालयामः, सीनियर जूनियर इत्यादिकं तु सर्वदा भवति एव, तद् केवलं कार्यालयपर्यन्तमेव भवति। यदा वयं सर्वेपि गृहं प्रति आगच्छामः अथवा अनन्तरम् अनौपचारिकरूपेण यदा कदापि मिलामः, सर्वेपि मित्रत्वेन अथवा भ्रातृबन्धुरूपेणैव सर्वेषामपि सम्मेलनं भवति। एतद् अध्यापकैः अवश्यं सर्वेपि छात्राः अवगच्छेयुः इति अहं चिन्तयामि। मम स्वरः सम्यक् श्रूयते खलु? आं महोदय, श्रूयते। भवन्तः टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन विषये इतः प्राग् किमपि ज्ञातवन्तः वा? यः कोऽपि छात्रः वक्तुं शक्नोति किमस्ति टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन? भवतां कः आशयः टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन इत्यस्य? कोई भी छात्र आप बता दीजिए कि आपका मन में टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की मतलब क्या है? सर, जो निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट स्थान में जो एग्जाम होता है, जैसे कि सीटेट, हमारे उड़ीसा में जो ओटेट जो होता है, फाइनल जो सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, उच्च प्रशिक्षण के द्वारा जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं। और कोई छात्र? मुझे अधिक जानकारी तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन शोध में मतलब ऐसा थोड़ी बहुत जितना पढ़ा है उससे पता चलता है कि शोध में एक मानकीकृत टेस्ट बनाया जाता है जो किसी संस्था द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जाता है। उसको हम शोध में अगर उपयोग करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है और उससे हमारी शोध का जो परीक्षण होता है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जी, एक इंस्टीट्यूशन द्वारा नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा भी किया जाता है। मेन ये जरूर जानकारी रखना चाहिए, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक समूह के द्वारा भी किया जा सकता है। और कोई छात्र कृपया बता दीजिए आपका टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की मतलब, आपका आशय क्या है? और कोई मनीष तिवारी जी बैठे हैं और स्मितांजलि दास भी है, राकेश जी भी है। एनी अदर स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी बताइए, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगी। जो आप जानते हैं वो बता दीजिए, जो जानते हैं वो बताइए। जरूरी नहीं आप जानते हैं वो सही हो, लेकिन बताइए। मैं बच्चों से कह रहा हूँ, बच्चों जो जानते हैं वो बताइए सर को। जी, आपका मन में जो कुछ भी है टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के, आप क्या सोच रहे हैं बस उतना ही बताइए। उसको गलत हो सही हम अभी डिस्कशन के साथ हम करेंगे। सर हमको टेस्ट के बारे में दो पता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है और एक टीचर में टेस्ट है। ओके। जो टीचर में टेस्ट है, जो टीचर जो करते हैं, जैसे कि भाईवा होता है, भी रिटन स्किल होता है, इस तरह का जो होता है वो टीचर में टेस्ट का। और स्टैंडर्ड होता है कि जो कि यूनिवर्सिटी एजेंसी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम सीधा मैं विषय में ही प्रवेश करता हूँ।
आपको अभी मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है क्या पूरा? जी गुरु जी, दिख रहा है। हाँ। अनुसंधान उपकरणानां मानकीकरण प्रक्रिया। उपकरणम् इत्युक्ते वयं सर्वेपि जानीमः साधनं भवति। अनुसन्धाने अस्माकं यद् साधनं भवति तद् अनुसन्धान उपकरणत्वेन वयं स्वीकुर्मः। उपकरणस्य किं प्रयोजनम् इति चिंतनात् प्राक् आप कृपया बच्चों, आपको किसी जगह पे कोई भी डाउट होता है ना, तुरंत आप पूछ लीजिए कि सर इस जगह पे मुझे डाउट है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा आप लोगों को कंपलसरी इस विषय में तो जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद जरूर आपका किसी भी जगह पे डाउट हो रहा है, सर आपका संस्कृत लैंग्वेज में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, तो मैं हिंदी में भी जरूर बताऊंगा। थोड़ा कंसंट्रेशन अच्छे से करिए। सांख्यक प्रकाराः, जो सांख्यकम स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स सुन के कभी डरना ही नहीं है, क्योंकि एक मेरा जीवन में एक आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा ही अनुभव है। यदा मम सप्तम कक्षायाः आरम्भः आसीत्, सप्तम कक्षायां मम टीचर मह्यं मैथमेटिक्स न दत्तवान्। किमर्थम् इत्युक्ते 25 मार्क्स् कृते तद् परीक्षा आसीत्। परीक्षायां सः एतद् उक्तवान्, मैथमेटिक्स् अथवा सोशल् इति अस्माकं तत्र किमपि एकं स्पेशलैजेशन् स्वीकर्तव्यम् आसीत्। तदानीं टेस्ट् मध्ये 25 मार्क्स् कृते परीक्षा आसीत्। परीक्षा मध्ये टीचर किं कृतवान्, 20 उपरि येषाम् आगतमस्ति तेषां सर्वेषां कृते ददामि इति चिन्तितवान्। तदानीम् एकः एव छात्रः 20 अधिक अंकान् प्राप्तवान् आसीत् मैथमेटिक्स् मध्ये, परन्तु एकेन न चालयितुं न शक्यते इत्यतः सः 10 अङ्कपर्यन्तं गतवान् आसीत्। 10 अङ्केषु अपि अहं नासम्, परन्तु 10 मध्ये अपि केवलं 5 एव छात्राः आगताः। तत्पश्चात् सः टीचर 5 छात्रैः किं कर्तुं शक्नोमि इति 5 अङ्कपर्यन्तं सः गतवान्। 25 मार्क्स कृते परीक्षा आसीत्, 25 में से 5 मार्क जिसको मिला उन सभी को मैथमेटिक्स की स्पेशलाइजेशन देंगे। वो 5 में भी मेरा नाम नहीं था। मेरा तो 3 मार्क्स मिला था 7th क्लास में, फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स का एक प्रवेश लेते समय। फिर इसके बाद मैं सोचा हूँ कि मैथमेटिक्स में कभी भी ये डर क्यों है हमको, क्यों किस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है, उसका पीछे पड़ा हूँ। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं था, लॉजिक हमको समझना चाहिए। संस्कृते भवन्तः व्याकरणं पठन्ति, व्याकरणे यद् लॉजिक अस्ति भवन्तः पठितुं प्रभवन्ति, तर्हि शिक्षाशास्त्रे यद् स्टैटिस्टिक्स् मध्ये यद् लॉजिक अस्ति तद् पठितुं तथा क्लेशः भवतां कृते न भवति इति अहं चिन्तयामि। अत्र पश्यन्तु, स्टैटिस्टिक्स् इत्युक्ते द्विप्रकारकमस्ति, वर्णनात्मकसाङ्ख्यिकी, अनुमानात्मकसाङ्ख्यिकी। डिस्क्रिप्टिव् स्टैटिस्टिक्स् एंड इन्फरेन्शियल् स्टैटिस्टिक्स् इति उच्यते। इत्युक्ते दत्तांशानां बाह्यस्वरूपं प्रदर्शयति। उदाहरणं चित्रं दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः, चित्रे बालाः अधिकाः सन्ति, बालिकाः अधिकाः सन्ति। यदि पै चार्ट्स् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कदाचित् स्तम्भाकारचित्रं दृष्ट्वा केषां छात्राणां कुत्र कुत्र आधिक्यं, सब्जेक्ट् वैस् वयं पश्यामश्चेत् अमुक सब्जेक्ट् मध्ये छात्राणाम् अधिक अंकाः आगच्छन्ति, अमुक सब्जेक्ट मध्ये छात्राणाम् अधिक अंकाः न सन्ति। ऐसा हम चित्रों को देख के बता सकते हैं कि ये चित्र को पाई चार्ट्स वगैरह है या पॉलीग्राम से है। अलग अलग प्रकार की चित्रों के द्वारा हम कर सकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय प्रवृत्ति मापनों से भी हम पता कर सकते हैं कि इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है। इसको बोलेंगे हम वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव। केवल बाह्य स्वरूप ही पता चलेगा, परंतु आंतरिक स्वरूप हमको पता नहीं चलता। आंतरिक स्वरूप मतलब क्या होता है कि दत्तांशों में कुछ एरर्स होते हैं, स्टैंडर्ड एरर्स हम बताएंगे। वो जो स्टैंडर्ड एरर्स क्या है, स्टैंडर्ड एरर्स उदाहरण ये होता है कि एक एग्जांपल के रूप से मैं आपको बता दूं। यदि 3 छात्र है, 3 छात्रों की मार्क्स कैसे मिला है। 100 मार्क्स की एक परीक्षा में एक छात्र को 0 मार्क मिला है, एक छात्र को 90 मार्क्स मिला है और तीसरा छात्र को 10 मार्क मिला है। 0, 10 एंड 90 3 बच्चों का मार्क्स है।
यदि मीन कैलकुलेशन आप करेंगे, मीन मध्यमान का कैलकुलेशन करेंगे तो वो बताएगा कि 33% इसका मीन करके बताएगा। 33 मार्क्स 33.33 समथिंग आ जाएगा। 33.33 सभी बच्चों का बुद्धि शक्ति है यदि मीन का हम कैलकुलेशन करें। यदि मध्यमांकम वयं पश्यामः, मीन नहीं है, मीन मीडियन और मोड होते हैं ना। मीडियन देखेंगे तो उस जगह पे 10 जो है उसका मीडियन होता है, जो 10वां नंबर जो है उसका मीडियन। और बाहुलकम तो है ही नहीं, क्योंकि मोड उस जगह पे आवृत्ति, एक भी नंबर का आवृत्ति ना होने के कारण उस जगह पे कुछ नहीं था। आपको क्लियर हुआ? मीन हुआ है उस जगह पे 33.33 और मध्यमांक हुआ है 10। देख लीजिए, ये जो नंबर्स हम देखने के बाद ये जो एरर्स हम बोलेंगे, क्योंकि 10 सभी बच्चों को 33% बुद्धि शक्ति नहीं है। एक तो 0 मार्क्स पाया है, एक तो 10 मार्क्स पाया है और एक अत्यंत बुद्धिशाली है 90 मार्क्स पाया है। परंतु मीन मोड ये सभी बोलेंगे तो बाह्य स्वरूप से हमको इतना पता चल जाएगा कि 33% इनका मीन है या बुद्धि शक्ति है। आनुमानिक सांख्यिकी ही उस जगह पे बताएगा कि इंटरनल एरर्स क्या है, या नहीं तो उस जगह पे किस प्रकार की स्टैंडर्डाइजेशन में प्रक्रिया में किस प्रकार की उसका प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सभी जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम इसका सार्थक स्तरों को पहचान कर सकते हैं। मतलब जो दत्तांशों में एरर्स हमको कैलकुलेट करना है तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हमको पता करना चाहिए। अनुमानात्मक सांख्यिकी, इसलिए इसमें लिखा गया है कि प्राक्कल्पनानां परीक्षणार्थम दत्तांशानां आंतरिक स्वरूप अवगमनार्थम क्रियते। उदाहरणं किमस्ति? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, आर टेस्ट, chi स्क्वायर टेस्ट इत्यादयः। इसमें किसी का कोई डाउट है क्या? दो प्रकार की स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी बाह्य स्वरूपं प्रदर्शयति, अनुमानात्मक सांख्यिकी आंतरिक स्वरूपं प्रदर्शयति। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा फीडबैक भी देते रहिए बीच बीच में, आप लोगों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है जी। स्थितिमापन अस्थितिमापन सांख्यिकीय पद्धतयः। पहले है सांख्यिकी, दो प्रकार है। अभी जो बता रहा हूं कि सांख्यिकी कितने मेथड्स है, इसको पहचानने के लिए कितने प्रकार की मेथड्स है। प्राक्कल्पना परीक्षण पद्धतयः, स्थितिमापन सांख्यिकीय पद्धतयः, अस्थितिमापन सांख्यिकीय पद्धतयः इति भेदेन द्विधा। दो प्रकार की इसमें होते हैं, एक पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स मेथड्स। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में क्या फर्क है? पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में इतना ही अंतर था कि पैरामेट्रिक जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार चलते हैं। नॉन पैरामेट्रिक होते हैं वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार नहीं चलेंगे। ये क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व या नहीं तो दूसरा, इसके बारे में थोड़ा हम एक बार देखेंगे। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में उदाहरण, किसी को पता है कि कभी सुना है आप लोगों ने सामान्य समसामान्य वक्र बोलते हैं या नहीं तो सामान्य वक्र सिद्धांत बोलते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। किसी छात्र जानते हैं क्या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होते हैं? कभी सुना है? जी सर। ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। हेलो, कोई छात्र बोल सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होगा? एनपीसी के बारे में सुना है, बताइए। सामान्य प्रायिकता वक्र वास्तव में जो सैद्धांतिक प्रकार होता है उसका आदर्श और जो गणितीय वक्र होती है। जी, मैं आपको थोड़ा ये दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट स्लाइड में मेरा था इसको बोलेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या समसामान्य वक्र, कुछ लोग बोलते हैं,
एनपी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको बोलेंगे। जैसे उदाहरण आपको मैं बता दूं, 10,000 बच्चों का हम बुद्धि शक्ति करेंगे ना, 10,000 या 10,000 का ऊपर बच्चों का यदि बुद्धि शक्ति का आप मापन करेंगे तो बुद्धि शक्ति का उन लोगों की तीव्रता इस प्रकार से जो बेल्ट शेप्ड कर्व के माध्यम से आती है। मतलब कुछ लोग अत्यंत मंद बुद्धि छात्र रहेंगे, मिडिल में सामान्य बुद्धि छात्र रहेंगे, सबसे ज्यादा रहेंगे सामान्य छात्र की, और अत्यंत बुद्धिशाली छात्र जो है थोड़ा होते होते कम से वो कम होते जाएंगे। मतलब ये जो किसी भी डेटा हम स्वरूप देखेंगे, कोई भी डेटा बहुत ज्यादा लोगों का तरफ से हम डेटा की कलेक्शन करेंगे, हमारा डेटा जरूर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के हिसाब से ही होता है। मतलब अत्यल्प बुद्धि थोड़ा कम से शुरू करेगा, थोड़ा बढ़ते जाएगा, सामान्य बुद्धि वाले बहुत सारा लोग रहेंगे, फिर उधर से बुद्धि शक्ति कम होते अत्यंत बुद्धि शक्ति वाले बहुत ही कम होते जाएंगे। इस प्रकार की क्या कोई भी डेटा होगा, उस डेटा की स्वरूप होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक होता है कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है जिसमें कितने लोगों की बुद्धि शक्ति, सामान्य बुद्धिशाली यदि 10,000 होते हैं तो सामान्य बुद्धिशाली कितने होंगे, या अत्यल्प बुद्धिशाली कितने होंगे, अत्यधिक बुद्धिशाली कितने होंगे, ऐसा नंबरिंग भी जो दिया गया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के द्वारा। ठीक है, वो सभी आप बहुत डीप तक जाएंगे तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली आप इस पे कंसंट्रेशन कर दीजिए। जो मैथमेटिक्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के आधारित होते हैं वो सभी को बोलेंगे हम पैरामीट्रिक टेस्ट। जो परीक्षाएं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से रिलेशन नहीं लेते हैं उन सभी को हम बोलेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर? पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक ये इतना ही फर्क है। सामान्य वक्र सिद्धांतम आधारीकृत्य प्रवर्तते चेत् पैरामीट्रिक टेस्ट, सामान्य वक्र सिद्धांतम न अनुसरति चेत् नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तर्हि पैरामीट्रिक टेस्ट में किं किम् अंतर्भूतं भवति, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मध्ये किं किम् अंतर्भूतं भवति। अत्र लिखितमस्ति केंद्रीय प्रवृत्ति मापनानि पूर्णरूपेण नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अनुसारेण भवन्ति। प्रामाणिक दोषः, स्टैंडर्ड एरर, टी परीक्षा, आर परीक्षा, विस्तृति विश्लेषणम, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब एफ टेस्ट जो बोलेंगे विस्तृति विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये परीक्षा भी पैरामीट्रिक टेस्ट है, समसामान्य वक्र सिद्धांत को आधारित करते हैं। और जो परीक्षाएं, उदाहरण कई वर्ग परीक्षा, काई स्क्वायर टेस्ट बोलेंगे हम, साइन टेस्ट बोलेंगे, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन जो आर अलग प्रकार की टेस्ट है। जो काई स्क्वायर टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट कुछ जगह पे पैरामीट्रिक टेस्ट भी बोलेंगे, कुछ जगह पे नॉन पैरामीट्रिक भी बोलेंगे। दोनों प्रकार का भी कई वर्ग परीक्षा में दोनों जगह पे आते हैं। इसमें तो सामान्य वक्र सिद्धांतम न अनुसरति करके लिखा है, परंतु कई वर्ग परीक्षा जो है काई स्क्वायर टेस्ट दोनों भी होता है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास दो प्रकार की एरर्स होते हैं, एक अल्फा एरर एंड बीटा एरर। ये अल्फा एरर क्या होते हैं, बीटा एरर क्या होते हैं? सभी छात्रों से मैं पूछूंगा, कभी सुना है क्या ये अल्फा एरर और बीटा एरर? नहीं गुरुजी, नहीं सुना जी। अल्फा एरर होता है और बीटा एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू चल रहा है, बहुत बच्चे इंटरव्यू में आए थे। अत्यंत बुद्धिशाली छात्र रहते हुए भी कुछ पार्शियलिटी करते हुए हम दूसरा बच्चों को इंटरव्यू में सिलेक्शन कर दिया। इसको बोलेंगे हम अल्फा एरर। समझ गए? अल्फा एरर होता है कि यदि सार्थक है फिर भी उसको हम नहीं लेते हैं तो उसको बोलेंगे अल्फा एरर। मतलब जो अत्यंत बुद्धिशाली रहते हुए भी वो छात्र को सिलेक्शन ना करना होता है उस जगह पे अल्फा एरर। देन बीटा एरर क्या होता है? इसको टाइप 2 एरर भी बोलेंगे, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। इसमें तो दोनों जगह पे टाइप 1 ही आया है। पहले अल्फा एरर को टाइप 1 एरर बोलेंगे,
दूसरा बीटा एरर को टाइप 2 एरर बोलते हैं। प्लीज आप नोट डाउन कर दीजिए। दूसरा प्रकार की दोष होता है कि टाइप 2 एरर। दोनों में किस प्रकार का है? अभेद प्राकल्पनायाः तिरस्करण समये द्वयोर्मध्यमानयोर्मध्ये यद्यपि सार्थक भेदः नास्ति तथापि भेद प्रामुख्यं स्वीकरोति चेत् अल्फा एरर। बीटा एरर मध्ये किमस्ति? अभेद प्राकल्पनायाः स्वीकृति समये यद्यपि द्वयोः समुदाय मध्यमानयोर्मध्ये साधक भेदः अस्ति तथापि भेद प्रामुख्यम् अपरिगणय्य अभेद प्राकल्पनायाः स्वीकरणेन यः दोषः संजायते सः बीटा दोषः। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी अभेद प्राकल्पना के बारे में सुने हैं क्या? क्या होता है अभेद प्राकल्पना? प्राकल्पना के बारे में सुना है या नहीं सुना है? जी गुरु जी, प्राकल्पना के बारे में सुना है। जी, प्राकल्पना क्या होती है? गुरु जी, समस्याओं का संभावित समाधान। वेरी गुड, समस्या का संभावित समाधान। इसको अभेद प्राकल्पना को स्वीकृति या तिरस्कृति किसका आधार पर होते हैं? अभेद प्राकल्पना को स्वीकार करना है या तिरस्कार करना है, किसके आधार पर होता है? अभेद प्राकल्पना का स्वीकार या तिरस्कार हमारा जो टी टेस्ट या एफ टेस्ट जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे उसकी सार्थक स्तर के आधार पर होता है। सार्थक स्तर, ये नोट कर दीजिए आप लोग, एक वर्ड है सार्थक स्तर। ये क्या होता है सार्थक स्तर? सार्थक स्तर एजुकेशन फील्ड में, हमारे लिए एजुकेशन फील्ड में होता है 0.05 से 0.01। लिखा है क्या? सार्थक स्तर। सार्थक स्तर 0.05, 0.01। 0.01 लेवल का या 0.05 लेवल से नीचे वाला लेवल में वो सार्थक हुआ है तो उसको हम प्राकल्पना को क्या करेंगे? हम प्राकल्पना को स्वीकार करेंगे। यदि 0.05, 0.01 स्तर से ऊपर होता है तो वो प्राकल्पना को हम तिरस्कृत करेंगे। क्लियर? फिर एक बार आप, कोई छात्र बोल सकता है क्या अभेद प्राकल्पना का स्वीकार या तिरस्कार किसका आधारित होता है? सार्थक स्तर के आधार पर होता है। अगर 0.5 पर के आधार पर होता है। 0.05 से एक बार बताइए बेटा, सुना ही नहीं पड़ा मुझे, क्लियर नहीं हुआ। सार्थक स्तर में 0.05 से लेके 0.01 के ऊपर होगा तो वो निरस्त होगा, और 0.05 से लेके 0.01 के नीचे होगा तो वो सार्थक होगा, स्वीकार्य होता है। अभेद प्राकल्पना का जब आप लोग दो ग्रुप लिया है, दोनों ग्रुप की एक परीक्षाएं कंडक्ट किए हैं, दोनों ग्रुप का बीच में आपने टी टेस्ट या एफ टेस्ट कोई भी एक परीक्षा किए हैं, जो आपको समाधान आंसर मिला था वो आंसर का लेवल्स जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का बुक में है ना, पीछे टी टेस्ट का एक टेबल होता है कि ये नंबर आ गया है तो आपका फॉर एग्जांपल सैंपल कितना है, 100 लोगों को लिया है तो 100 लोगों के लिए आप परीक्षा का किया है तो आपका जो मार्क्स मिला है फॉर एग्जांपल 2.52 आया है आंसर, 2.52 होता है तो 0.01 लेवल में वो सार्थक है करके बताएगा। 0.01 लेवल में सार्थक होता है तो हमारा अभेद प्राकल्पना क्या हो जाएगी? उस जगह पे तिरस्कृत हो जाएगा। यदि 0.01 लेवल तक वो सार्थक नहीं हुआ या 0.05 लेवल तक वो सार्थक नहीं हुआ है तो हमारा अभेद प्राकल्पना स्वीकृत हो जाते हैं। जिस जगह पे आप लोग अभेद प्राकल्पना को तिरस्कार करना चाहिए, मतलब 0.05 लेवल से भी नीचे लेवल पे वो आंसर आपको मिला है, फिर भी आप लोग बोलेंगे कि नहीं हमारा लेवल जो है अभी हमने और कम किया है, 0.05 नहीं है हमारे पास, अभी 0.10, 0.05 से भी लेवल को आप लोग क्या किए हैं? कम कर दिए। अब क्या होगा? 0.01 लेवल में भी वो आ जाएगा तो भी हम उसको स्वीकार ही करेंगे। ऐसा आप लोग बोलेंगे तो उसका होता है
अभेद प्राकल्पना का तिरस्कार करने के जगह पे आप लोग अभेद प्राकल्पना को स्वीकार करेंगे तो उसको बोलेंगे अल्फा एरर। और दूसरा प्रकार से जिस जगह पे अभेद प्राकल्पना को आपको स्वीकार ही करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 0.01 लेवल में सार्थक हो चुका है परंतु आप लोग वो सार्थक नहीं है करके उसको लेवल बढ़ाएंगे, वो लेवल को बढ़ाने की वजह से जो एरर होता है, जिस जगह पे अभेद प्राकल्पना को आप लोगों ने स्वीकार करना था परंतु आप लोग स्वीकार ना करते हुए उसको तिरस्कार किया है तो उसको बोलेंगे हम उसको बोलेंगे बीटा एरर। अभी फिर एक बार बोल सकते हैं, अभेद प्राकल्पना को लेना चाहिए आप लोग परंतु आप लोग ना लेते हुए उसको तिरस्कार करेंगे तो क्या एरर होता है? बीटा एरर। बीटा एरर, वेरी गुड। यदि अभेद प्राकल्पना को आप लोग तिरस्कार करना है फिर भी आप लोगों ने क्या किया, अभेद प्राकल्पना को स्वीकार कर दिया, इसको क्या होगा? अल्फा एरर। अल्फा नहीं, अल्फा एरर, वेरी गुड। इसको टाइप 1 एरर भी बोलेंगे। वही मैं आपको पहले बताया था, जिस इंटरव्यू में जिस बच्चों को हमको तिरस्कार करना चाहिए परंतु हमने क्या किया, उस बच्चों को इंटरव्यू में सिलेक्शन कर दिया, इसको किस प्रकार की एरर बोलेंगे? अल्फा एरर। अल्फा एरर। अल्फा एरर, वेरी गुड। जिस जगह पे छात्र सेलेक्टेड है, अत्यंत बुद्धिशाली है, फिर भी हम बोलेंगे कि इंटरव्यू में कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं है बोल के उसको तिरस्कार कर दिया, तब क्या हुआ? बीटा एरर। क्लियर है आप लोगों को अल्फा एरर क्या होता है, बीटा एरर क्या होता है? क्लियर। देन इसके बाद हम रिसर्च में आ जाएंगे। रिसर्च की मतलब क्या होता है बताइए? रिसर्च की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज रिसर्च? जल्दी बोलना है, जानकारी है तो यस, नहीं है तो नो। सर नहीं तो नूतन ज्ञानस्य अनुसंधानम। जी, नूतन ज्ञानस्य अनुसंधानम। अच्छा, नूतन ज्ञान से अनुसंधान होता है तो रिसर्च क्यों होता है? गुरुजी केवल जो सर्चिंग ही होना चाहिए, रिसर्च क्यों होगा? गुरुजी है लेकिन हम लोग को मतलब उसके बारे में पता नहीं, उसको रिसर्च करते हैं। जी, एक्चुअली रिसर्च की डेफिनेशन गैरेट ने दिया है, समस्यायाः समाधान अन्वेषणम अनुसंधानम। क्या है? फिर एक बार बताइए, समस्यायाः समाधान अन्वेषणम अनुसंधानम। समस्यायाः समाधान अन्वेषणम फिर एक बार बताइए, सभी लोग मिलकर बताइए, समस्यायाः समाधान अनुसंधानम। यही डेफिनेशन है, सभी को बोलना है। तो व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज द प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड। किसी जगह पे समस्या होता है तो वो समस्या का समाधान करने के लिए जो आप लोग करते हैं उसी को रिसर्च। इसमें ये नहीं बोलना है कि नूतन तथ्य को करना है या नहीं तो कुछ नहीं। किसी जगह पे समस्या हुआ है उसको इन्वेंशन बोलते हैं। जानते हैं ना व्हाट इज डिफरेंस है? इन्वेंशन अलग है, रिसर्च अलग है। इन्वेंशन का लिए कोई समस्या का जरूरी नहीं, आप नया आविष्कार कर सकते हैं। हमारे पास फोन है, पहले 3G था, अभी 4G है, नेक्स्ट 5G आ रहा है, 5G के बाद 10G भी हो सकता है। ये सभी क्या होता है, वो समस्या का समाधान नहीं है, ये सभी नया इन्वेंशन है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिसर्च, दिस इज सेपरेट। इसको हम बोलेंगे कि रिसर्च का अलग प्रकार की हम प्रक्रिया बताएंगे, परंतु रिसर्च की मेन डेफिनेशन कहते हैं कि समस्यायाः समाधानस्य अन्वेषणम, समस्यायाः समाधानस्य अन्वेषणम अनुसंधानम। गुरुजी इसके बारे में कौन कहा है बताइए। ये जो उक्ति है, समस्यायाः समाधान अन्वेषणम अनुसंधानम। वेरी गुड। अनुसंधान मीन समस्यायाः समाधानम। गुरुजी इसको कौन जो कहा है, केन उक्तम? ये जो सार्वत्रिक रूप से अनुसंधान का जो है ना, ये जनरल डेफिनेशन है। किसी भी आप गैरेट का पुस्तक में भी देख लीजिए, मिलेगा आपको, स्पीयरमैन का बुक में भी देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। जनरली किसी जगह पे आप लोग देखेंगे तो ये सामान्य रूप से एक परिभाषा है। सामान्य परिभाषा, किसी का नाम से नहीं है। तो किसी जगह पे व्हाट इज अनुसंधानम, किसी जगह पे लिखा होता है कि समस्या, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपको अनुसंधान करना है तो शीर्षक के लिए पहले क्या करना चाहिए? किसी एक छात्र से मैं पूछा कि भैया आप अनुसंधान का
इसमें अनुसंधान कैसे करोगे, किस शीर्षक के साथ साथ करोगे? तब वो बोलेगा कि आप बता दीजिए अनुसंधान करना है तो पहले क्या करना चाहिए हमको? सर मैं साइकोलॉजी में करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी में करना चाहता हूँ, ये देखेंगे या ना क्या करेंगे आप लोग? हम लोग को जो समस्या आती है वो समस्या को समाधान करने के लिए करना है। वेरी गुड। पहले आप लोग क्या करना चाहिए? अनुसंधान करना है तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। किसी जगह पे समस्या होता है तो फर्स्ट समस्या का आइडेंटिफाई करिए। इसके बाद वो समस्या का परिहार के लिए साइकोलॉजी का प्रयोग करना है या टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना है या नहीं तो हमारा संस्कृत भाषा का प्रयोग करना है या वैल्यूज को करना है, ये दूसरी बात है। फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए? रिसर्च की टॉपिक सिलेक्शन करना है तो फर्स्ट किधर जाना चाहिए आपको? समस्या का अन्वेषण करना चाहिए। समस्यायाः अभिज्ञानं सर्वप्रथमं सोपानं भवति, ततः परम एवं समस्यायाः निर्धारणं भवति। अरे ये समस्या का अभिज्ञान हुआ है, इतने प्रकार की समस्याएं हैं, इसमें से मैं ये समस्या को पहचानता हूँ, इस समस्या का समाधान के लिए मैं काम करूंगा करके आप लोग क्या करेंगे? पहले बहुत सारे समस्याओं को इकट्ठा ले लेंगे, इसके बाद एक समस्या का निर्धारण करेंगे। थोड़ा पानी देना। अनन्तरं किमस्ति? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा इत्युक्ते एतादृश समस्यायाः एतादृश परिष्कारः भवितुमर्हति इति भवन्तः प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। प्रतिज्ञायाः अनुगुणं, प्रतिज्ञा नाम शीर्षक का निश्चय करना। आप टॉपिक निश्चय कर देंगे प्रतिज्ञा के माध्यम से। इसके बाद आपके पास होगा प्राक्कल्पना। नेक्स्ट आप लोग इसका संभावित प्राक्कल्पना मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशंस आप बताएंगे। इसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है, इसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल धूम्रपानेन कैंसर व्याधि भवितुमर्हति। कैंसर व्याधि जो है उस जगह पे समस्या है और समस्या का अभिज्ञान में हमने किया है कि धूम्रपान भी हो सकता है, टोबैको खाने से भी हो सकता है, टोबैको कुछ गुटखा वगैरह खा लेते हैं, या हो सकता है आप लोग दारू वगैरह पीने से भी हो सकता है। आप लोग मतलब कोई भी व्यक्ति है ना, आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति दारू पीने से भी उसका कैंसर व्याधि हो सकता है। तो इस कैंसर जो है उस जगह पे समस्या है और प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं कि ये कि हमारे रिसर्च करना चाहिए, धूम्रपान से ही कैंसर व्याधि हो सकता है, ये हमारा टाइटल है। इसके लिए प्राक्कल्पनाएं हम बनाएंगे कि धूम्रपान सुबह पीने से हो सकता है, धूम्रपान आफ्टरनून में पीने से हो सकता है या शाम को पीने से हो सकता है, या धूम्रपान लड़की पीने से ही होगा, लड़कियों को ही होगा, जेंट्स को नहीं हो सकता है, या केवल जेंट्स को ही हो सकता है, लड़कियों को बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा प्रकार से आप लोग क्या करते हैं? इसका प्राक्कल्पनाएं बहुत सारे बनाएंगे या नहीं? जी गुरुजी। कोई पीते हैं धूम्रपान? इस ग्रुप में कोई पीने वाले हैं? नहीं गुरुजी। हाँ गुरुजी। हाँ या ना? ना। अस्तु। जी, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्राक्कल्पना के बाद दत्तांश संकलन। दो ग्रुप्स को हम बना देते हैं। एक ग्रुप को केवल भैया आप लोग सिगरेट पी लीजिए, जितना चाहिए उतना उनके सामने हम रखेंगे, और दूसरा ग्रुप को बोलेंगे कि बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पियोगे, अच्छे लड़का जैसे बन जाओगे, जैसे संस्कृत का ग्रुप आप लोग सभी है। आप सभी लोग जो होता है नियंत्रित ग्रुप में रहेंगे, कुछ लोग होते हैं उसका प्रयोग समूह में रहेंगे। और इसके बाद ये दोनों को परीक्षा करने के बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा, इसको बोलेंगे हम दत्तांश संकलन। दत्तांश संकलन करने के लिए हमारे पास एक उपकरण की जरूरत पड़ती है। एक उपकरण होता है उधर का टेस्टिंग। वो टेस्टिंग लिखित रूप से होगा, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होता है, किसी प्रकार से हो सकता है, वो है उपकरण। वो उपकरण के माध्यम से ही हम क्या करेंगे? दत्तांश संकलनम कर्तुं शक्नुमः। दत्तांश संकलनार्थम उपकरणस्य निर्माणम्। उपकरण निर्माण करके हम कहाँ इसका प्रयोग करेंगे? प्रतिचयनम, दैट इज सैंपलिंग, आदर्श अथवा प्रतिचयन। दो ग्रुप्स का ऊपर ये उपकरण के माध्यम से हम दत्तांश संग्रहण करेंगे। इसके बाद जो दत्तांश का संकलन हुआ है उसका हम दत्तांशों की विश्लेषण करेंगे। वो विश्लेषण टी टेस्ट के माध्यम से, एफ टेस्ट के माध्यम से, अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स के माध्यम से, जितना भी पहले मैं आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स बताया था, अंत में एक निष्कर्ष हम इसको निकालेंगे। ठीक है आचार्य, तत्र समयः कदा पर्यन्तम् अस्ति? एतद् कक्षा
कदा पर्यंत? महोदय 3:30 बजे तक महोदय। 3:30 बजे तक, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा आप समय का बता दीजिए कि मैं ऐसा ही बोलते जाऊंगा तो थोड़ा आप बीच बीच में याद दिला दीजिए सर अभी समय हो रहा है। जी जी सर है। होता कभी बोल दीजिए सर जी अभी समय हो चुके हैं। आप लोगों ने नोट किया है क्या शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया क्या होती है? सभी एक बार बता दीजिए। पहले स्टेप क्या है? समस्यायाः अभिज्ञानम, समस्यायाः निर्धारणम, तीसरा कुछ बच्चों ने है ना पहले से कुछ नहीं बोला है, लास्ट में आने के बाद निष्कर्ष ही बोला है। सभी लोगों ने सब नहीं बताया। चलो फिर भी आप लोग नोट कर दीजिए। अभी उपकरण क्या होते हैं पहले इसका जाने से पहले उपकरण का, शैक्षिक उपकरण का स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले उपकरण कितने प्रकार की होगी, वो उपकरण का कहाँ होता है। उपकरण जो परीक्षाएं टीचर जो परीक्षा लेते हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअली एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशंस के लिए भी हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना है या किस प्रकार की एग्जाम को स्टैंडर्डाइजेशन करना है, किस प्रकार की एग्जामिनेशन को स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना है? कोई बोल सकता है क्या? स्टैंडर्ड टेस्ट जो होती है तो जी स्टैंडर्ड टेस्ट जो होती है, एक टीचर में टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। मैं पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार की परीक्षा के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, किस प्रकार की परीक्षा को स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना चाहिए। कीदृश प्रकार का परीक्षायाः स्टैंडर्डाइजेशन प्रामाणिकतायाः अपेक्षा विद्यते अथवा कीदृश प्रकार का परीक्षायाः कृते प्रामाणिकतायाः अपेक्षा न वर्तते। गुरुजी जैसे 10th या +2 जो 12वीं ये सब स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट होता है जी। और सर एक स्पेसिफिक टाइम पे और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के ऊपर ये स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण होता है। ठीक है, सभी परीक्षाओं का प्रामाणिकता जरूरी है। फर्स्ट थिंग मैं बता देता हूँ कि किसका जरूरी है किसका ना जरूरी है ये बात नहीं है। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है, परंतु सभी प्रकार की परीक्षाओं को सभी स्टैंडर्डाइजेशन करते जाएंगे तो हमारा यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट चलेंगे नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ लक्षण जो है सामान्य परीक्षाओं के अंतर्गत निहित करेंगे, कुछ लक्षण जरूर हमको ये सभी परीक्षाओं को करना जरूरी है। इसलिए मैं 2 प्रकार का बताया हूँ, एक तो प्रैक्टिकल क्राइटेरिया और दूसरा होता है टेक्निकल क्राइटेरिया। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया जो सामान्य रूप से हर एक परीक्षा में ये सब कुछ लक्षण होना जरूरी है, ये लक्षण होना जरूरी है। समझ रहे हैं ना क्या क्या है? एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया क्या क्या होता है? व्यावहारिकम लक्षणम पढ़ लीजिए। सोद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, उपयोगिता, ग्राह्यता, प्रातिनिध्यम, ये जो होता है ये सामान्य का व्यावहारिक लक्षण है। और दूसरे प्रकार का लक्षण होता है प्राविधिकम लक्षणम, टेक्निकल। हर एक के लिए टेक्निकल की जरूरी नहीं पड़ती है, परंतु जो टेस्ट आंतरिक गुणों के लिए मापन करता है, आंतरिक गुणों का मापन करता है, ये नोट कर दीजिए। आंतरिक गुणः, आंतरिकम व्यक्तित्वम, आंतरिकम स्वभावम, व्यक्तेः बाह्य गुणः नास्ति, आंतरिक स्वरूपस्य गणनार्थं या परीक्षा निर्मीयते तस्याः परीक्षायाः टेक्निकल क्राइटेरिया अपेक्षिता इत्युक्ते प्राविधिकं लक्षणम् अपेक्षितं भवति। व्यावहारिकं लक्षणं, प्राविधिकं लक्षणं 2 प्रकार है। व्यावहारिक लक्षण सामान्य हर एक परीक्षा में तो जनरली होना चाहिए, परंतु टेक्निकल क्राइटेरिया उस परीक्षा के लिए अत्यंत जरूरी होता है कि आंतरिक गुणों को, आंतरिक व्यक्तित्व, बाह्य जो दिखे नहीं होता है, आंतरिक रूप से जो कुछ भी परीक्षण करना चाहिए उन सभी के लिए आप लोग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का प्रयोग करेंगे। इस जगह पे आपको समझ में आया है क्या मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं? किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी।
आप मेरा भाषा समझ पा रहे हैं या नहीं? जी गुरु जी, समझ पा रहे हैं। हाँ, एक छात्र ने बताया, आप लोगों को फिर एक बार मैं बताता हूं, सभी परीक्षा स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, परंतु सभी परीक्षाओं की सभी प्रकार की स्टैंडर्डाइज्ड प्रक्रिया करने की जरूरी नहीं होती। सभी परीक्षाओं में व्यावहारिक लक्षण होना जरूरी है, परंतु प्राविधिक लक्षण सभी परीक्षा को करने की कोई जरूरी नहीं है। परंतु प्राविधिक लक्षण कहाँ करना चाहिए? आंतरिक गुणों के बारे में जो परीक्षाएं होते हैं वो ही परीक्षाओं को आपको टेक्निकल क्राइटेरिया निर्माण करेंगे। टेक्निकल क्राइटेरिया में भी आपको करना है तो अत्यंत जरूरी 3 ही है। एक तो ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये तीनों ही उपकरण का प्रामाणिक लक्षण है। फिर एक बार बताइए, उपकरण प्रामाणिकता अत्यंत जरूरी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। बताइए क्या क्या है 3? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैलिडिटी। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, सप्रमाणता या प्रामाण्य, सप्रमाणता 3 है। ये तीनों कंपलसरी लेना चाहिए आपको। जो कुछ भी टेक्निकल टेस्ट होता है, जैसे बुद्धि परीक्षा कर रहे हैं, एक व्यक्तित्व परीक्षा कर रहे हैं, किसी छात्रों की गुणों के बारे में कर रहे हैं, वो छात्र बहुत एग्रेसिव या नहीं तो एग्रेसिव नहीं है करना चाहते हैं, ऐसा आंतरिक गुणों को मापन करना है तो आप लोगों को टेक्निकल क्राइटेरिया टेस्ट में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट, एनुअल टेस्ट, उन सभी के लिए तो ये टेक्निकल टेस्ट करने की कोई जरूरी नहीं पड़ते हैं। क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी, अभी एक एक के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है व्यावहारिक लक्षण। नंबर 1 होता है सोद्देश्य पूर्णता, पर्पसिवनेस। पर्पसिवनेस मतलब जिस लक्षण को मापन करने के लिए आप परीक्षा करना चाहते हैं उसको, वो लक्ष्य को टारगेट करें, उसको बोलेंगे सोद्देश्य पूर्णता। आपका जो परीक्षा आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8वीं कक्षा का बच्चों के लिए संस्कृत भाषा दक्षता का आप लोग एक उद्देश्य लिया है 8वीं बच्चों के लिए। उसमें आप 8वीं बच्चों के लिए प्रश्नकरण ले रहा है कि आप सिद्धांत कौमुदी से कोई भी सूत्र पूछने लगा, या नहीं तो उस बच्चों को महाभाष्य से लेते हुए प्रश्न पूछने लगा, क्या उसका उद्देश्य का पूर्ति हो सकती है? नहीं गुरुजी। हाँ, इसलिए क्या होता है कि स्तर के अनुसार, हमारा रिसर्च लेवल के अनुसार उस उद्देश्यों को पूर्ति करना चाहिए। वो एक प्रधान लक्षण होता है किसी भी परीक्षा का, सोद्देश्य पूर्णता। उद्देश्य के अनुसार ही परीक्षा निर्माण होना चाहिए। सेकंड थिंग, व्यापकता, कॉम्प्रहेंसिवनेस। व्यापकता मतलब क्या होता है? कभी सुना है क्या कॉम्प्रहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है? जी गुरुजी, अधिक से अधिक हम कवर कर सकें इस चीज को। हाँ, अधिक से अधिक कवर कर सके मतलब देख लीजिए, मेरा परीक्षा जो है ना, अभी जो मैं परीक्षा निर्माण किया हूँ, केवल डॉक्टर नारायण सिम्हा जी का ही वो परीक्षा है, और बाकी टीचर्स जो है हमारा अशोक कछवा जी है या मुरली कृष्ण जी के लिए ये परीक्षा बिल्कुल यूजफुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यापकता मीन्स यदि 8वीं कक्षा का बच्चों को आप लेना चाहते हैं, सभी 8वीं कक्षा पढ़ने वाला बच्चों को इक्वल रूप से उसका एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए। 8वीं कक्षा में भी ये जो गोरा होता है उन बच्चों के लिए नहीं है, जो काला होता है उन्हीं बच्चों के लिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं व्यापकता। हमारा टेस्टिंग जो होना चाहिए सभी लोगों का ऊपर प्रयोग होना, एक व्यक्तिनिष्ठ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक से बढ़कर ज्यादा लोगों के लिए होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम व्यापकता, मतलब किसी एक व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्तिनिष्ठ होता है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि प्रश्नावली के माध्यम से लेते हैं, उसके लिए तो उपकरण की जरूरी नहीं पड़ती है, प्रश्नावली होता है। एक सिंगल व्यक्ति को टारगेट करते हुए कोई भी पूछा जाता है तो इंटरोगेशन मेथड, या नहीं तो उसके लिए हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू ऑब्लिक इंटरोगेशन होता है। उसके लिए उपकरण मतलब केवल प्रश्नावली होगा, वो प्रश्नावली स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं होता है। दूसरा, मितव्ययता मीन्स इकोनॉमी। मेरा ये जो परीक्षा है 1 लाख रुपए का खर्च होता है एक परीक्षा का उपकरण को आप लेना चाहते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं आपको। मितव्ययता, जो परीक्षा है अत्यंत स्वल्प व्यय के साथ साथ साध्य होना चाहिए। कोई भी आप परीक्षा का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, वो परीक्षा का खर्च बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 4th वन, उपयोगिता, यूजेबिलिटी का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको उपकरण को प्रयोग सरल रूप से कर सके।
मतलब वो उपकरण का प्रयोग करना है तो मुझे ही आना पड़ेगा हर एक जगह पे, ऐसा तो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, आपके पास रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, आरपीएम टेस्ट है ना आपके पास, कभी देखा है क्या आरपीएम टेस्ट को? कभी सुना है या नहीं सुना है? आरपीएम टेस्ट किसके लिए होता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है ना? मुझे सुने नहीं। आरपीएम टेस्ट किसके लिए होता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए ही होता है ना? रोचक परीक्षण। किसका? रोचक परीक्षण। मैं पूछ रहा हूँ आरपीएम, रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। सॉरी नहीं सुने सर। नहीं सुने सर। नहीं सुना है कभी? आरपीएम टेस्ट होता है बुद्धि परीक्षा के लिए। चलो, और एक होता है कि स्टैंडर्ड बिने परीक्षा होता है, स्टैंडर्ड बिने, ऑलफोर्ड बिने, नाम सुने आप लोग? सुने गुरुजी, सुने। बिने किसके लिए होता है? व्यक्तित्व के लिए होता है या नहीं तो व्यवहार के लिए होता है? बुद्धि के लिए गुरुजी। बुद्धि के लिए होता है, बुद्धि परीक्षण होता है ना। जो बुद्धि परीक्षण होता है स्टैनफोर्ड बिने ने किसी एक जगह पे किया है, तो हम लोग उधर वो टेस्ट को लेके काम कर रहा है या नहीं? इधर भी मतलब विनय रहे या ना रहे, परंतु विनय के द्वारा जो उपकरण है वो उपकरण सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं उपयोगिता। मतलब केवल उसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति सरल रूप से किसी भी जगह पे कर सके, इसको बोलेंगे हम उपयोगिता। कोई भी आप परीक्षा निर्माण कर रहे हैं, वो परीक्षा का प्रयोग के लिए आपकी जरूरी नहीं होता है। उदाहरण, संस्थान में कोई भी व्यक्ति शिक्षा शास्त्री का परीक्षा का निर्माण किया, वो परीक्षा का समाधान आप सभी लोग कर सकते हैं, तो वो उपयोगिता होता है। यदि उसने जो परीक्षा लिखा है आप लोग कोई भी उसका आंसर नहीं कर सकते हैं, तो उसका उपयोगिता कोई भी फायदा नहीं होता है। क्लियर है आपका? जी गुरुजी। अनन्तरम् अस्ति ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी इति शब्दस्य अर्थः अस्ति सर्वत्र सर्वैः अपि सर्वकालावस्थासु एतद् समानरूपेण भवितुमर्हति। उदाहरणार्थम एतद् सर प्रातः काले एव करणीयं भवति। कुछ मेडिसिन होते हैं, ये सुबह ही लेना है एम्प्टी स्टमक में, कुछ होता है भोजन के बाद लेने का होता है। हमारा ये जो उपकरण है ना, उस प्रकार नहीं होनी चाहिए। हमारा जो उपकरण होता है, भोजन का पहले हो, भोजन के बाद में हो, सुबह हो, शाम हो, किसी प्रकार से वो उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेबिलिटी। समझ रहे हैं ना? मतलब सर्वकाल सर्वावस्थासु तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते चेत् तस्य ग्राह्यता इति उच्यते। हमारा परीक्षा उस प्रकार होनी चाहिए, किसी भी समय में, किसी भी प्रकार का काल में, किसी भी बच्चों के साथ कर सके। किसी भी बच्चों का मतलब 8वीं कक्षा का संस्कृत का होता है, तो 8वीं कक्षा किधर भी हो वो सभी छात्र उसका समाधान कर सके। अंतिमम् अस्ति रिप्रेजेंटेटिवनेस, प्रातिनिध्यम। प्रातिनिध्यम इति शब्दस्य अर्थः अस्ति बुद्धेः परीक्षणार्थम् अस्ति चेत् बुद्धिपरीक्षायाः प्रातिनिध्यं वदति, व्यक्तित्वस्य अस्ति चेत् व्यक्तित्वस्य प्रातिनिध्यं करोति इत्यादि क्रमेण सर्वत्रापि प्रातिनिध्यं तस्याः परीक्षायाः अपेक्षितम् अस्ति। ये जो है होता है इसका व्यावहारिक लक्षण। चलो अभी हम प्राविधिक लक्षण में जाएंगे। व्यावहारिक लक्षण में किसी जगह पे कोई डाउट होता है तो कोई पूछ सकते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरी नहीं है। एक तो सोद्देश्य पूर्णता हमारा लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए, व्यापकता सभी व्यक्ति का ऊपर इसका प्रयोग होना चाहिए, एक व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना है, मितव्ययिता ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा बीएड होता है, बीएड को किसी कैंपस में तो बहुत कम खर्च में होता है, किसी जगह पे तो बहुत ज्यादा खर्च होता है। संस्थान में करेंगे तो बहुत ज्यादा कम खर्च में आपका बीएड हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो ज्यादा खर्च होता है। यही है मितव्ययता। हमारा उपकरण भी कम खर्च में होना चाहिए। उपयोगिता, यूजेबिलिटी। ग्राह्यता, यूजेबिलिटी मैं आपको बताया हूं कि सभी व्यक्ति हर एक जगह पे कर सकें। ग्राह्यता, सर्वकाल सर्वावस्थासु कर्तुम योग्यम स्यात्। प्रतिनिधित्व, हमारा हर एक जो प्रश्न में, हर एक प्रश्न जो है बुद्धि का होता है, तो बुद्धिमापन के लिए ही प्रश्न होना चाहिए, बीच में दूसरा प्रश्न घुसना नहीं चाहिए। इसी को बोलेंगे प्रतिनिधित्व। इसी का सिमिलरली टेक्निकल क्राइटेरिया में भी एक एक करके हम जाएंगे। इसका पहले आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। कभी आप लोगों ने कार्ड्स खेला है क्या? कार्ड्स या कार्ड
क्या होता है पता है आप लोग? कार्ड्स खेले हैं? पत्ते पत्ते जी पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 52 गुरुजी, 52। 52। बहुत अच्छा खेलते हो आप, हाँ? अच्छे से आपका तो हाँ प्रैक्टिस है, हर दिन खेलते हो? नहीं गुरुजी, बचपन में खेला करते थे। अच्छा, बचपन अभी गया नहीं आपका? अभी नहीं खेलते गुरुजी, याद। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है। 50 कितना करता है? 56, 52। जी वेरी गुड। 52 होते हैं ना, उसमें कलर्स होते हैं। कितने प्रकार के कलर होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार की। क्या क्या कलर होते हैं? लाल पान, काला पान, चिड़ी और ईद। नहीं, वो तो कलर नहीं हुआ ना गुरुजी। कलर होते हैं 2, रेड और कलर ब्लैक। कितने होते हैं? कलर कितने होते हैं? काले और लाल। लाल और काला, ब्लैक। वही होता है ना? जी। और अच्छा, उसके अंदर सिंबल्स होते हैं। अभी आप बताइए सिंबल्स कितने प्रकार के सिंबल्स होते हैं? 4 प्रकार के सिंबल्स होते हैं। 4 प्रकार के क्या क्या सिंबल आप बोल सकते हैं क्या? सर 15 मिनट में क्लास करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास करना। जी साहब, क्या क्या सिंबल्स होते हैं उसके अंदर? गुरुजी वो हिंदी में तो पता है हमें। बोलिए, जो कुछ भी जिस प्रकार से आपको पता है वैसे ही बताइए ना। गुरुजी लाल पान, काला पान और उसको जो एक होता है उसको चिड़ी और उसको ईट। जी चलिए, एक तो हार्ट जैसे होते हैं। आजकल का वो हार्ट का समय भी है आप लोगों की, हाँ? काल जो है आजकल वैलेंटाइंस की सभी है। एक हार्ट सिंबल में होता है और एक कलवर फ्लावर की जैसे होते हैं, है ना? इस प्रकार के 4 सिंबल्स जो होते हैं। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि संभावना मतलब जो 4 इतना 52 कार्ड्स में मेरा प्रश्न आप अच्छे से सुन लीजिए। 52 कार्ड्स में ब्लैक कलर आने की संभावना कितना होगा? कोई भी ब्लैक कलर आने की संभावना कितना होती है? 50 जी 50%। 50%, वेरी गुड। क्योंकि 52 कार्ड्स में रेड कलर सिंबल वाला कार्ड्स भी होंगे, ब्लैक कलर सिंबल का कार्ड्स भी होंगे, सभी 2 प्रकार से। 52 डिवाइडेड बाई 2, 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा अभी आपके पास? 26 प्लस 26 कार्ड्स को आपको ब्लैक कलर आने की संभावना है। 26 कार्ड्स जो है आपको रेड कलर आने की संभावना है। मतलब ब्लैक कलर आने की संभावना कितना है आपके पास? 26। 50%। हाँ, अभी मैं पूछूंगा कि आपसे एक आर्टिन होता है ना, आर्टिन मतलब डायमंड। चलिए डायमंड बोलेंगे हम। डायमंड कलर की एक डायमंड शेप की एक होता है। जी। डायमंड आने की संभावना कितना होगा? 25%। वेरी गुड। क्योंकि डायमंड जो होता है टोटल 52 कार्ड्स में डायमंड 13 कार्ड्स होंगे और कलावर जो होता है उसमें तो 13 कार्ड्स होंगे। हार्ट वाला सिंबल के साथ डायमंड होंगे और फोर्थ वो कलर का जो है वो 13 होंगे। इसलिए 13 4 प्रकार का होता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 25% संभावना होती है। क्लियर है इधर तक? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अभी मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा कि मुझे डायमंड रेड कलर की डायमंड रानी जो होता है क्वीन आने की संभावना कितना होती है? 1%। ओनली 1%। वेरी गुड, ओनली 1%। क्योंकि वो कार्ड आने की संभावना, इतना कार्ड्स में एक बार में लेने की कोशिश करूं, एक कार्ड डिस्कार्डिंग में कोई भी एक कार्ड चुनो इसमें से, उसमें से वो डायमंड रेड कलर की क्वीन आने की संभावना ओनली 1%। क्लियर? यही हमारा उपकरण बनाने की एक मूल तरीका होता है संभावना। इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे? फिर एक बार सब बताइए। प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता। प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? किसी परीक्षा का हम ये बताएंगे कि आपका परीक्षा बुद्धि को मापन करेगा, इसका क्या गारंटी है? आप बताएंगे इसका टेक्निकल क्राइटेरिया के साथ साथ हमारा परीक्षा का विश्वसनीयता जो है 90% है। हमारा परीक्षा का वैलिडिटी जो है 90% वैलिडिटी है।
करके आप लोग जो वैलिडिटी रिलायबिलिटी उसको बोलने के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने संभावना बताया है ना, वो उपकरण की इस प्रकार की संभावना आपको बोलना चाहिए, उसको बोलेंगे हम टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। एक इतना पत्तों में उदाहरण, और एक मैं प्रश्न पूछूं, एक कॉइन को हम हेड एंड टेल करेंगे, हेड आने की संभावना कितना होगा? टेल 50%। 50% आने की संभावना कितना है? 50%। 50%। यदि वो ही कॉइन को 2 बार मैं उछलूंगा, 2 बार ऊपर करूंगा, 2 बार ऊपर होने से हेड आने की संभावना कितना होता है? 25। ओनली 25% होता है। वेरी गुड। यही संभावना है हमारा उपकरण निर्माण की एक प्रक्रिया। एक मिनट है, मैं एक फोन लेता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। कौन है? रजिस्टर ऑफिस से, ठीक है। बीच में मैं इधर होने के कारण थोड़ा अर्जेंट कॉल्स मुझे अटेंड करना पड़ता है ना बेटा? जी अभी देख लीजिए, हेड एंड टेल्स में हेड आने की संभावना ओनली 50%। यदि वो ही कॉइन को मैं 2 बार उछलूंगा तो कितना परसेंटेज होगा? 25%। ये जो परसेंटेजेस आप गणना करते हैं ना, उसी गणना हमारा उपकरण को हम करेंगे तो विश्वसनीयता या नहीं तो वैलिडिटी, ये दोनों ही है। टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हमारे पास 2 ही चाहिए, विश्वसनीयता और एक होता है वैधता, प्रमाणता, वैलिडिटी। क्लियर? जी सर। हाँ, अभी हम एक एक करके जाएंगे। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता क्या होती है बताइए? वस्तुनिष्ठता क्या होगा? मतलब एक परीक्षा, उदाहरण आप देख लीजिए, आपका शिक्षा शास्त्री परीक्षा है, आप लोग 100 मार्क्स का परीक्षा लिखेंगे। एक एक टीचर उसको इवैल्यूएशन करते समय एक ही मार्क्स देंगे सभी लोग या अलग अलग मार्क्स देंगे? अलग अलग। क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि सबका चिंतन धारा एक जैसा नहीं। सबका अपना अपना चिंतन का होता है ना, मतलब हमारा सोच का प्रभाव उस जगह पे होता है, तो उसका हमारा प्रभाव किस परीक्षा में नहीं पड़ना चाहिए उसको बोलेंगे वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता होगा तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, उसका एक प्रश्न है 2 into 2 इज इक्वल टू कितना है? 4। 2 into 2 हाउ मच? 4। ये जो 4 है, कोई भी टीचर इवैल्यूएशन करेगा तो 4 ही आएगा ना? जी सर। जी। इसको बोलेंगे वस्तुनिष्ठता। मतलब हमारा प्रभाव उसका ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जो है सभी लोगों को उतना ही मार्क्स देना है। मतलब कोई भी टीचर उसको इवैल्यूएशन करेगा, एक जैसे मार्क्स ही दे सकता है, उसको बोलेंगे हम वस्तुनिष्ठता। आप लोग कितना वस्तुनिष्ठता उस परीक्षा में ले आ सकते हैं, उतना आपका उपकरण स्टैंडर्डाइज्ड होता है। आपका एक एक प्रश्न उस प्रकार से होना चाहिए, बिल्कुल एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, भवानी 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 किस प्रकार की प्रयोग है? मैं आपको 4-5 ऑप्शंस देता हूं। भवानी किसी का एक नेम है, भवानी संबोधना प्रथमा विभक्ति एकवचन है, भवानी भू धातु हो लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन है। चतुर्थ ऑप्शन भवानी जो 1 2 3 तीनों भी हो सकता है। तीनों भी हो सकता है। तीनों भी हो सकता है, परंतु यदि 4th ऑप्शन में तीनों भी नहीं हो सकता है, अभी आप बताइए इसमें क्या समाधान होगा? गुरुजी हमारा चिंतन धारा के अनुसार होगा। जैसे कि जी नहीं होना चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे चिंतन धारा का ऊपर बिल्कुल हमारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मतलब 4 ऑप्शंस आप लोग दे रहे हैं तो 4 में से एक ही समाधान होना चाहिए। एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब होता है कि ये भी समाधान हो सकता है, ये भी समाधान हो सकता है, ऐसा कभी भी हमारा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? वस्तुनिष्ठता। क्लियर? जी गुरु। इसलिए मैं क्या लिखा था इधर, बहुविही विशेषज्ञ ही एकमेव उपकरणम, यवमेव न एकमेव उपकरणम बहुधा मूल्यांकिते सत्यपि एकमेव निष्कर्ष प्रापणम वस्तुनिष्ठता इति उच्यते। क्लियर? जी गुरुजी। मतलब हमारा निष्पक्षपात का, किसी भी पक्षपात का कोई भी सोर्स इस जगह पे बिल्कुल नहीं होता। सेकंड, विश्वसनीयता। व्हाट इज विश्वसनीयता? विश्वसनीयता नाम एका परीक्षा एकस्मिन् व्यक्तौ
निर्वाह्यते मतलब एक का ऊपर बार बार वो परीक्षा करेंगे। सत्यपि समानान अंकान प्रददाति इति रिलायबिलिटी। समझ में आया? एक परीक्षा, जी गुरुजी। आज आपने वो परीक्षा का टेस्ट लिया है, आपका बुद्धिशक्ति सर को बोलना एक ऑनलाइन भोपाल 5 मिनट में आ रहा हूँ। विश्वसनीयता का समझ में आए, बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति का ऊपर एक परीक्षा हमने ऑर्गेनाइज किया, 10 दिन के बाद उस व्यक्ति का ऊपर वो परीक्षा ऑर्गेनाइज किया। पहले में तो उनको 0 मार्क्स आया है, सेकंड टाइम परीक्षा करते समय उनको तो 100 मार्क्स आया है। वो परीक्षा विश्वसनीय नहीं होता है। एक परीक्षा एक व्यक्ति का ऊपर अलग अलग समय में हम परीक्षा का आयोजन करते समय कभी कभी हो सकता है कि कभी भी पहले बार 62 मार्क्स आए तो सेकंड टाइम भी 62 ही मार्क्स आए, कभी भी हो नहीं सकता है। परंतु पहले बार 62 मार्क्स आए तो सेकंड टाइम हम सेम परीक्षा करते समय 63 होगा या नहीं तो 65, मैक्सिमम 70 तक जा सकता है, परंतु 85 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? उसको परीक्षा को विश्वसनीयता बोलते हैं। मतलब एक परीक्षा एक बार किया है तो भी, दूसरा बार किया है तो भी, बार बार करते हैं तो भी ज्यादा परीक्षा का रिजल्ट के अंतर नहीं होनी चाहिए। उदाहरण और एक मैं बताऊंगा, जो परीक्षा मंद बुद्धि को और अत्यंत बुद्धिशाली को वेरिएट करके दिखाना चाहिए, वो परीक्षा बुद्धि परीक्षा माना जाता है। जो परीक्षा मंद बुद्धि को और बुद्धिशाली को वेरिएंट नहीं करके दिखाएगा तो वो परीक्षा से कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा तो टीचर का परीक्षा, टीचर्स की टेस्टिंग चल रही है। शायद आप लोग उड़ीसा में सभी जगह पे परीक्षा लिखे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें तो संस्कृत का टीचर के लिए एग्जामिनेशन में एक भी संस्कृत का रिलेटेड प्रश्न नहीं है, सभी परीक्षा का मैथमेटिक्स का आ चुके हैं। क्या वो परीक्षा विश्वसनीय है? नहीं है। मतलब वो परीक्षा में आप समझ लीजिए, जो परीक्षा में तो जिस उद्देश्य को मापन करना चाहिए उस उद्देश्य को मापन बिल्कुल कर नहीं रहा है। यदि करते हैं तो भी वो परीक्षा का हम एक जगह पे एक बार परीक्षा करेंगे, दूसरा टाइम भी फिर करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। परंतु हमारा परीक्षा ऐसा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में हर एक बिंदु हमारा लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए 4 प्रकार की टेस्टिंग मेथड्स है। टेस्टिंग मेथड्स आप लोग एक बार देख लीजिए। 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, हमारा कुलपति जी मुझे बुला रहे हैं, जस्ट मैं 2 मिनट में आ जाता हूँ। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। ये इधर 4 पॉइंट्स में लिखा हूँ, ये चारों पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए। जस्ट 1 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ। राकेश जी, राकेश जी, नमो नमः। अस्मिन् सत्रे अर्थात् तृतीय सत्राधारित प्रायोगिक कार्यसत्रे पुनः प्रोफेसर R.G. मुरलीकृष्ण महोदयान् वाक्पुष्पगुच्छै स्वागतं करोमि। महोदयान् निवेदयामि, कृपया अस्मान् छात्रान् मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। धन्यवाद महोदय। अभी एक बार मैं छात्रों से अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसके थोड़ा 5 मिनट हम डिस्कशन करके आगे पे जाएंगे। टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन का एक तो व्यावहारिक है और एक प्राविधिक है। व्यावहारिक लक्षण क्या क्या है, कौन बताएंगे? कोई नोट किया है या नहीं? ऐसा ही रामायण जैसे सुन रहे हैं। व्यवहारिक लक्षण उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, उपयोगिता, ग्राह्यता एवं प्रतिनिधित्व, ये आता है। ओके, वेरी गुड। आगे से है ना, मैं नाम से पूछूंगा, वो जरूर बोलें, क्योंकि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है एक बार मैं देख लूं। विजय कृष्ण गोस्वामी है क्या? विजय कृष्ण गोस्वामी सेल फोन रख के चला गया। विजय कृष्ण गोस्वामी या साहित्य तिवारी? जी गुरु जी। टेक्निकल क्या क्या है, एक उपकरण की प्राविधिक लक्षण क्या क्या है? वो
प्राविधिक लक्षण में छात्राणां कृते सूचना भवन्तः सर्वे वीडियो ऑन कृत्वा सरकार जी बताइए। छात्राणां कृते सूचना वीडियो ऑन कृत्वा सर्वे वदन्तु इति। साहित्य तिवारी जी बताइए। जी, वस्तुनिष्ठता, भेद प्रदर्शिका, विश्वसनीयता, सप्रमाणता, प्रामाण्यम, आचरण योग्यता, मानदंड, मानवता च। अस्तु, उत्तम, बहुत समीचीनम्। सुदीप आर्या है क्या? सुदीप आर्या। जी गुरुजी। आप बता दीजिए। ऊपरी विश्वसनीयता में 4 प्रकार लिखा, क्या क्या है वो 4 प्रकार? सौद्देश्यता, पूर्णता, व्यापकता, उपयोगिता नहीं और ग्राह्यता। नहीं, मेरा प्रश्न है आपसे, मैंने जो स्लाइड्स आपको दिखाया था उस स्लाइड में विश्वसनीयता का 4 प्रकार में लिखा हूँ, मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बताया था, वो लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? जी। क्या है वो 4 प्रकार, विश्वसनीयता का 4 प्रकार? परीक्षा पुनः परीक्षण विधि, समांतर परीक्षा विधि, अर्थ भेद्य विधानम और तार्किक सामर्थ्य विधानम। वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ राजौरिया जी, विश्वसनीयता का क्या मतलब है? जी गुरुजी, आपने बताया था गुरुजी, विश्वसनीयता एक परीक्षा है एकस्मिन् व्यक्तौ निर्वाह्यते बहुवारं निर्वाह्यते तथापि समानान अंकान प्रददाति। मतलब आपने बताया था कि एक बार में जो परीक्षा कर रहे हैं तो अलग अलग बार में जी अलग अलग बार भी हमें जो परीक्षा ले रहे हैं तो समान अंक ही आना चाहिए, ये नहीं कि अंक बदलते हैं। जी वेरी गुड। एक परीक्षा एक ही व्यक्ति का ऊपर अलग अलग समय में हम करेंगे तो भी एक जैसे निष्कर्ष मिलते हैं, तो उस परीक्षा में विश्वसनीयता हम मानेंगे। क्लियर? समान अंक नहीं बताया आपने, आसपास भी आ सकते हैं। हाँ, समान अंक के जगह पे आसपास भी हो सकते हैं। वेरी गुड। समान अंक तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समान अंक मिलना मतलब होता है कि 1% विश्वसनीयता, 1% विश्वसनीयता मतलब 100% विश्वसनीयता किसी भी परीक्षा का नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि 90 का ऊपर विश्वसनीयता आ गया है तो बहुत ही बड़ी बात। आप लोग ये जानते हैं स्टैनफोर्ड बिने का जो बुद्धि परीक्षा है, वो बुद्धि परीक्षा की 91% समझ लिए, 91% की विश्वसनीयता। स्टैनफोर्ड बिने का जो परीक्षा है उसका 91% की विश्वसनीयता माना जाता है। जी गुरुजी। क्लियर? 91 मतलब उसका हुआ है कि 0.91। विश्वसनीयता गुणांक क्या होता है ना, हर समय एक बार ध्यान रखिए आप लोग, विश्वसनीयता गुणांक का कितने तक होता है? विश्वसनीयता गुणांक कहां से शुरुआत होकर कहां तक होता है, कभी बोल सकते हैं क्या? विश्वसनीयता गुणांकः कदा आरभ्य कियत् पर्यन्तं भवति? मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? विश्वसनीयता गुणांक मतलब रिलायबिलिटी वैल्यू कहां से शुरू होते हैं, कहां एंड होती है? शायद आप लोग बीएड में भी पढ़े होंगे। रिलायबिलिटी वैल्यू आर टेस्ट की जो वैल्यूज आते हैं कहां से होंगे? फॉर एग्जांपल किसी प्रक्रिया का आर टेस्ट में 74 उसका अंक मिल सकते हैं क्या? 74 आंसर बन सकती है क्या? या 32 आंसर बन सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं फिर एक बार आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, विश्वसनीयता गुणांक कहाँ शुरुआत होते हैं, कहाँ एंड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आर टेस्ट की जो आंसर है, किसी भी व्यक्ति बताएगा कि मेरा आर टेस्ट जो है 66 आया है, आर टेस्ट की जो रिजल्ट है 66 आया है, ये सही है या गलत है? गलत है गुरुजी। क्यों गलत है? सुदीप जी बताइए क्यों गलत है? आपने गलत करके बोल दिया, क्यों गलत है? विश्वसनीयता गुरुजी माइनस पॉइंट में होती है तब मानी जाती है गुरुजी, ऐसे तो माइनस में भी नहीं होती है।
प्लस में भी तो होता है, प्लस विश्वसनीयता प्लस में नहीं हुआ है तो क्या बात, प्लस में भी तो होना चाहिए विश्वसनीयता। चलिए मैं बताऊंगा आपको, ध्यान रखना, ये नोटेड करिए आप लोग। विश्वसनीयता गुणांक जो होता है ना, 0 से लेके 1 के बीच में आंसर होता है, 0 से लेके 1। यदि 2 नंबर भी आ गया है ना विश्वसनीयता, आप लोगों ने परीक्षा गलत किया है। आर टेस्ट की, जब आर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आर टेस्ट की जो आंसर होता है 0 से लेके 1 का बीच में होना चाहिए, वो माइनस हो या प्लस हो। मेरा समझ में आया मेरा बात? जी गुरु जी। कभी भी ये नहीं बोलना है कि किसी ने छात्र ने बताया है कि मेरा 34 आर टेस्ट का रिजल्ट आया है, आंसर आया है, मतलब आपको आर टेस्ट करना नहीं आया है, ये ध्यान रखना। आर टेस्ट की आर मतलब जो होता है कोएफिशिएंट या कोरिलेशन, आर मतलब होता है कॉरलेशन। कॉरलेशन की जो आंसर होता है 0 से लेके 1 का बीच में होता है। 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, वो प्लस हो या माइनस हो, मतलब 0 से लेके 1 कंप्लीट तक होता है। 0.09 नेक्स्ट 1 का ऊपर कभी भी उसका आंसर नहीं होता है। यदि 1 का ऊपर आपका आंसर मिल गया मतलब आप लोगों ने आर टेस्ट गलत किया है। अभी समझ में आया आपको? कोरिलेशन की रिलेबिलिटी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक होते हैं? 0 से 1 0 से 1 तक ही वैल्यूज होता है। ये सभी छोटे छोटे विषय है, बहुत ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। आर टेस्ट में आंसर आपका कभी भी 1 का ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर? हम अभी आगे जो हमारा रह गया है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ, बहुत ही कम है। आप लोगों को जरूर ये बात पूछ लीजिए कि किसी भी जगह पे आपको समझ में नहीं आता है तुरंत मुझे पूछ लीजिए। स्लाइड शेयर हो रहा है क्या आपको? अभी नहीं हो रहा गुरुजी। नहीं गुरुजी। गुरुजी जो व्यवहारिक लक्षण थे उसमें पंचम क्रमांक आसीत् ग्राह्यता अर्थात किम जी किम ग्रहणम करणीयम्। एक बार मैं आपको बता, एक्सेप्टेबिलिटी, ग्राह्यता मतलब जो होता है आपको ग्राह्यता की मतलब होता है कि मैं बता सर्वकाल सर्वावस्थासु, किसी भी टाइम में। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे टैबलेट्स होता है ना, वो टैबलेट सुबह ही लेना चाहिए, खाली पेट में रहना चाहिए, और या नहीं तो खाना चाय पीने के बाद लेना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। उसका कोई टाइम वगैरह नहीं होता है। ग्राह्यता मतलब एक्सेप्टेबिलिटी, सर्वकाल सर्वावस्थासु परीक्षायाः संचालनं कर्तुं वयं शक्नुमः। वो परीक्षा जो है केवल आपका भोपाल में ही होगा, वो परीक्षा फिर पूरी लेके जाएंगे तो वो परीक्षा काम में नहीं आएगा, वो परीक्षा आपके लिए शैक्षिक उपकरण माना नहीं जाता है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि भाषा भेद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उड़िया भाषा में लिखा हुआ परीक्षा मध्य प्रदेश में तो नहीं चलेगा, वो भाषा भेद होगा, परंतु उड़िया भाषा में लिखा हुआ परीक्षा उड़ीसा में ही नहीं चलेगा। तो जो होता है अव्याप्ति, जो अव्याप्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको बोलेंगे हम ग्राह्यता। क्लियर? और कोई डाउट किसी का छात्र का? समेषां कृते समानम एव, सर्वेषां कृते समान। अभी विश्वसनीयता में चले क्या हम? जी गुरुजी। विश्वसनीयता जो रिलायबिलिटी